इससे पहले भी आपने बीपीएससी क्लियर किया था, फिर भी आपने ज्वाइन नहीं किया था। इसकी कुछ खास वजह? या केंद्रीय स्तर का एग्ज़ाम हो या राज्य स्तर का एग्ज़ाम हो, सब में गड़बड़ झाला है। आपकी उपलब्धि है, उस पे आप करोड़ों रुपए कमा सकते थे। आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, अच्छी नौकरी पा जाइए, अच्छे चेयर पे बैठ जाइए, अच्छी बंगला बना लीजिए, अच्छी गाड़ियाँ ले लीजिए और फिर दिखाइए कि आई एम द पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। राजनीति में आने पे कभी विचार कर रहे हैं क्या आप? 10 लोग आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, बैठ के चले जाते हैं, बात करके चले जाते हैं। सिफारिश कर दी कि अब 27% ओबीसी को भी मिलना चाहिए। आज एक नया एपिसोड, एक नई कहानी शुरू हो रही है और जिस कहानी का बोल है संघर्ष और सफलता। आज एपिसोड 1 में हम एक ऐसे शख्सियत से बात करेंगे, एक ऐसे शख्सियत से मिलेंगे जो हमारी नहीं कई सैकड़ों बच्चों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं खुद भी पर्सनली जानता हूं और एक इस बात का साक्षी रहा हूं, इनकी उपलब्धियों का साक्षी रहा हूं, लेकिन इन्होंने कभी अपनी उपलब्धियों को पब्लिश नहीं किया है, कभी भी प्रकाशित नहीं किया है। आज हम उनसे बात करेंगे और सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। कैसे हैं भैया आप? नमस्कार शिवम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भैया। सबसे पहले तो इस नई शुरुआत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड लक। मुझे अच्छा लगा कि आप एक नई पथ पे चल गए हैं और गुड लक और फॉर यू ऑल टू। जहाँ तक बात है मेरे आइडेंटिफिकेशन का, तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं एक बहुत ही पर्सनल आदमी हूं और मेरे लाइफ के कुछ थ्योरी हैं। पब्लिश करना नहीं करना, आपने सही बोला कि पब्लिश नहीं करना चाहता हूं मैं, क्योंकि लाइफ में एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप जो कर रहे हैं वो मन से करें और जो करना चाहे वो मन से करें। लोग तो जान ही जाएंगे। भैया की हजारों उपलब्धियां हैं। भैया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस जगह पे जहाँ भैया का घर है वहाँ पे हजारों लोग भैया कह के इनको बुलाते हैं। एक बोल है कमलेश भैया। कमलेश भैया से हम बात करेंगे। कई एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है इन्होंने, कई उपलब्धियां इनकी। अपने समय में यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं, उस वक्त के तत्कालीन शिक्षा मंत्री, जिसे इन्हें यूनिवर्सिटी टॉपर का एक सम्मान प्राप्त हो चुका है। कई भाषाओं के जानकार हैं। इतनी सारी उपलब्धियां हैं, कभी किसी को प्रकाशित नहीं किया, लेकिन सैकड़ों बच्चों को गाइड किया है, उनको रास्ता दिखाया है, उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम किया है। कहाँ से आता है इतना प्रेरणा, ये इंस्पायरेशन कि आप समाज में हिडन होकर काम करते हैं, वैसे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं जिनमें वो क्षमता होती है। तो ये कहाँ से इतना इंस्पायरेशन आता है? देखिए शिवम, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इंस्पायरेशन हमेशा जो है किसी न किसी से तो मिलता ही है। इंस्पायरेशन मुझे तो सबसे पहले फ्रॉम बॉयहुड मेरे पापा से मिला, क्योंकि उनके सिद्धांत में एक बहुत बड़ा जो था सो फ़र्क था कि वो कहते थे कि शिक्षा जो है वो दान की चीज़ है, वो व्यापार की चीज़ नहीं है। दूसरी बात कि जब हम कुछ उपलब्धियां हासिल करते हैं तो वो परिवार के लिए नहीं होती है, वह आपके जीवन के साथ आपके समाज की होती है, लेकिन उसमें कोई पब्लिशमेंट वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैंने कई बार यह सुना है लोगों से कि जो आप कर रहे हैं वो करते जाइए, लोग तो जान ही जाएंगे। दूसरी बात कि इंस्पिरेशन मैं स्वयं से प्राप्त करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बचपन में वो चीज़ नहीं पाया। मैं कहीं खेलने के लिए नहीं गया, उसके पीछे कोई कॉजेज़ मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जब पेरेंट्स एक साथ नहीं होते हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। और मैंने देखा है अपने से कि मेरे पापा मुझे कहा करते थे कि जितनी देर तुम खेल लोगे उतनी देर तुम्हारा माइंड डेवलप्ड होगा। तो मैंने क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेला, मैंने सुडोकी खेला, मैंने कैरम बोर्ड खेला, मैंने खो खो खेला और मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि आप सेकंड नंबर नहीं आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। और जहाँ तक शिक्षा दान की बात है, तो मैं उन बच्चों को आगे बढ़ा रहा हूँ जिन बच्चों के परिवार को समाज में बहिष्कृत कर दिया गया है। कहा गया कि इनके बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, इनमें क्यों टाइम खर्च होना चाहिए। मैंने उन्हें यहाँ से निकाला, मैंने उन्हें यहाँ से दिल्ली ले गया, जेएनयू ले गया, मैंने उनको पढ़ाया, मैंने उनको नौकरी दिलवाई। मैंने नहीं दिलवाई, उनके पास ब्रिलियंसी थी, बट मैंने उन्हें सिर्फ इंसिस्ट किया, मैंने मोटिवेट किया। और जहाँ तक बात है कि मेरा एक नियम है, मैं 2 स्तर से काम करना चाहता हूँ, शैक्षणिक स्तर पर
कि आप शिक्षा को व्यापार से हटा दीजिए और सांस्कृतिक स्तर पर कि आप कास्टिज्म को ख़त्म कर दीजिए। मेरा यह बहुत बड़ा एम्बिशन है इस हमारे देश के लिए कि मैं शैक्षणिक स्तर पर व्यापार ख़त्म करना चाहता हूँ और सांस्कृतिकरण स्तर पे जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहता हूँ। और बिहार में जो दो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा व्यवस्था अभी भी सामंतीकरण के गुलाम है, उससे मैं निकालना चाहता हूँ। मेरे बच्चे कोटा ना जाएं, मेरे बच्चे दिल्ली मुंबई ना जाएं, मेरे बच्चे हाजीपुर में ही कुछ करें और यहाँ पे ही कुछ अच्छे विद्यालय और विश्वविद्यालय विकसित हों और मैं उसके लिए अपना पूरा एनर्जी लगा दूंगा। कई सारी उपलब्धियां हैं, कई बड़े एग्ज़ाम्स क्लियर किए, सिविल सर्विसेज की कई सारे एग्ज़ाम क्लियर किए, आपने नहीं ज्वाइन किया। अभी शायद एक मामला न्यायालय में भी पड़ा है, मैं इस पे भी थोड़ा चाहूँगा कि ये क्या मामला है। अभी आपने कुछ चॉइस दिया था और चॉइस मिला नहीं, शायद कुछ न्यायालय में पड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि दर्शक जाने कि ये क्या मामला था और किस एग्ज़ाम को लेकर था। हाँ शिवम, सबसे पहले तो ये 64th बीपीएससी का मामला है। ऐसे मामला माननीय उच्च न्यायालय में है तो ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैंने कुछ चॉइसेस दिया था और मैं माननीय न्यायालय से ये प्रार्थना किया हूँ कि मेरे चॉइसेस के अनुसार ही जॉब दिया जाए। इससे पहले भी आपने बीपीएससी क्लियर किया था, फिर भी आपने ज्वाइन नहीं किया था, इसकी कुछ खास वजह? उसके पीछे कुछ कारण थे। जैसे पहले मैंने सोचा था कि मैं बीपीएससी में कुछ ऐसा करूँगा जो इंस्पायरेशन मैं अपने आप के लिए बनूँ या दूसरे के लिए बनूँ। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना इंस्पायरेशन नहीं होता है। आपने आज सुना होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अच्छा नंबर लाना योग्यता की कसौटी नहीं होती है और यही बात मैं आपसे भी बताया था आज से 8 साल पहले कि शिवम, अच्छा मार्क्स लाना योग्यता की कसौटी नहीं होती है। आप अच्छा मार्क्स ले आएंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वो योग्यता नहीं है आपकी। आपने समाज को क्या दिया है, सामाजिक स्तर पर जो आपने क्या किया है वो योग्यता होती है। और मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे सिर्फ नौकरी प्राप्त नहीं करनी है। एक आज एक कोई व्यक्ति, कोई टीचर, कोई छात्र अगर एक कोई भी सरकारी नौकरी निकाल ले तो या तो वो नौकरी ज्वाइन कर लेता है या उसके नाम पे पूरा व्यापार करता है, लाखों करोड़ रुपए। आपने तो इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स निकाले हैं जिन हज़ारों बच्चों के सपने होते हैं, वो ना ही आपने उसको अभी तक ज्वाइन किया, ना ही आप पे उसने उसका व्यापार बनाया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज जो आपकी उपलब्धि है उस पर आप करोड़ों रुपए कमा सकते थे और ऑफ़र भी आपके पास आते रहते हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं करते हैं और बहुत सारे सैकड़ों बच्चों को आप मुफ्त में शिक्षा दान करते हैं, जैसा कि आपने कहा शिक्षा दान करते हैं और गाइड करते हैं उन्हें खुद के, कभी कभी आप खुद के खर्च पे भी उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसे कर लेते हैं कि इतना अच्छे अच्छे ऑफ़र सोचकर, अच्छा गाड़ी हो सकता है, अच्छा बंगला हो सकता है, अच्छे लोग हो सकते हैं, अच्छे लोग तो आपके साथ ऑलरेडी जुड़े ही हैं, तो मतलब इतना सारी फैसिलिटीज़ को आप छोड़कर, त्याग कर आप लोगों की सेवा में जुट रहे हैं, तो इसके क्या एम्बिशंस है आपके आगे? देखिए, पर्पस ऑफ लाइफ मेरा साफ क्लियर है कि मैं इस सोसाइटी को बदल देना चाहता हूँ। मैं ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, अच्छी नौकरी पा जाइए, अच्छे चेयर पे बैठ जाइए, अच्छी बंगला बना लीजिए, अच्छी गाड़ियाँ ले लीजिए और फिर दिखाइए कि आई एम द पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। नहीं, ये मेरा एम्बिशन नहीं है। मैं उसी समय चैन से अच्छे से बैठ सकता हूँ जब जो सबसे कमज़ोर पायदान पे लोग खड़े हैं उनके बच्चे उस स्तर की नौकरी प्राप्त करें। हमारे यहाँ रिजर्वेशन एक बोन है, उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है। मैं वहाँ से हम अपने सोसाइटी को, मैं अपने वहाँ सोसाइटी को निकालना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी योग्यताएं हैं, उनके पास ट्रेन के टिकट नहीं है कि वो दिल्ली मुंबई जा सकें। क्या हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे नहीं हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, मुंबई में जाना चाहते हैं, जेएनयू जाना चाहते हैं? क्या उनके पास कोई योग्यता है, फिर भी उनके गार्जियन अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटीज़ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि फाइनेंशियल से ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत होती है। मैं वैसे बच्चों को सिलेक्ट करता हूँ। मेरा पर्पस ऑफ लाइफ अपने लिए नहीं है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ इस सोसाइटी के लिए है। क्या ऐसे लोग राजनीति में, तो और किस किस तरह के लोग हैं आप भली भांति जानते हैं, आपको नहीं लगता कि आपके जैसे लोगों को कुछ राजनीति में आना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम, देश तो उन्हीं के हाथ में है चलाने का, तो राजनीति में आने पे कभी विचार कर रहे हैं क्या आप? शिवम, पॉलिटिक्स से हमारा एंटोनिमस रिलेशन है। यस, आई लव पॉलिटिक्स, आई लव पॉलिटिशियन लाइक अटल बिहारी वाजपेयी एंड मैनी मोर, लेकिन आई
hate the type of politics which are being conducted in this country. मुझे पॉलिटिक्स से कभी कोई सानी नहीं है। हमारे ऐसे लाखों करोड़ों बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में जो एमएलए एमपी बन जाना चाहते हैं, और गुड लक। अभी आपने एक रिजर्वेशन की बात की कि वो समाज के लिए एक बोन है, पर कई लोग ये मानते हैं कि यह हमारे देश को पीछे ढकेल रहा है। उनको लगता है कि ये सामान्य वर्ग के लोगों को पीछे ढकेलने की एक साजिश है वोट बैंक के कारण। हाँ, इस पे राजनीति तो होती है जो गलत है, पर आपको क्या लगता है कि अभी भी ज़रूरत है? क्योंकि जब ये बना था तो शायद 10 या 20 वर्षों के लिए ही आना था और फिर वो बढ़ते चला गया। फिर 1980 में मंडल कमीशन आई और इसकी सिफारिश कर दी कि अब 27% ओबीसी को भी मिलना चाहिए। तो ऐसा कहा जा रहा है, कई शिक्षकों को भी हमने देखा है ऐसा कह रहे हैं कि ये जो रिजर्वेशन है कहीं ना कहीं हमारे देश को पीछे ढकेल रहा है। तो इसको कहाँ तक आप इसको कैसे देखते हैं? रिजर्वेशन कभी भी किसी भी देश को पीछे नहीं धकेलता है। हमारे यहाँ जो आरक्षण दिया गया था वो सामाजिक स्तर पर दिया गया था। और एक बात क्लियर कर दूं कि बहुत लोग यह डिस्कॉन्सेप्ट फैलाते हैं कि सामाजिक संरचना और आर्थिक संरचना में अंतर है। आप गौर किए होंगे कि हमारे जो भी सामाजिक संरचना जो है वो आर्थिक संरचना से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए कि अगर बगल में दलित टोली है, वहाँ पे सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, क्या उनके पास बहुत 3-3 मंजिला बिल्डिंग है? क्या उनके पास 4 व्हीलर है? क्या उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं तब रिजर्वेशन मिला हुआ है? एक्चुअली हमारे देश में सामाजिक संरचना का जो सेटबैक है वो पूरी तरह से इकोनॉमिक कंस्ट्रक्टिवनेस से जुड़ा हुआ है। अगर हम सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनेंगे तभी तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनेंगे। जो भी दलितों ने आरक्षण लिया, सौभाग्य से उनके पास गाड़ियाँ हुई, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में गए, उन्होंने 10 लोगों को मोटिवेट किया। ये तो ड्यू टू रिजर्वेशन ना। मैं एक बात बताऊं कि हमारे देश में आरक्षण में संशोधन की ज़रूरत समय समय पे होती है। आरक्षण को बढ़ाना चाहिए। सामाजिक हो गया, थोड़ा आर्थिक की बात कर ली जाए, जैसे ईडब्ल्यूएस है, और उसी तरह से जैसे वुमेन है। हमारे नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने काफ़ी क्रांतिकारी फैसले लेकर के वुमेन को दिया। अभी ट्रांसजेंडर की बात चल रही है। इसका फैलाव होना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव फैलाव होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं। देखिए, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी अलग बात है, विरोध करना एक अलग बात है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आरक्षण एक वरदान है। अगर हम सामाजिक रूप से लोगों को आगे ले जाएंगे तो वो निश्चिततः आर्थिक रूप से वो आगे बढ़ेंगे। जब आरक्षण आया था तो यही कहा गया था कि आरक्षण एक वरदान है। बिल्कुल। अभी चूँकि आप एक शिक्षाविद हैं, एक लेक्चरर हैं, एक राइटर हैं, एडिटर हैं, और बहुत सारी उपलब्धियाँ जो मैं खुद भी नहीं जानता और गिना भी नहीं सकता, और आप प्रकाशित भी नहीं करते तो जानेंगे कैसे। तो अभी जो मौजूदा हालात है उसमें शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ठप हो गई है। जनप्रतिनिधियों के रैलियों तो चलते रहते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ जुटाए जा रहे हैं, चुनाव के कारण सब कुछ ठीक लगता है। वहाँ पे टेस्टिंग रिपोर्ट भी की दरें भी आप देखिएगा तो पता चलेगा उन 5 राज्यों चुनाव जहाँ हो रहे हैं वहाँ पे घटा दी गई है, और रिपोर्ट दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे संक्रमण की दर कम है। और कुछ भी हो तो पहले शिक्षा व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए। जबकि मैं मानता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था में जो लोग जुड़े हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो शिक्षित है, वो समझते हैं कि सैनिटाइजेशन क्या होता है, दूरी कैसे मेंटेन करनी है, सब कुछ वो जानते हैं। तो सरकार का कहाँ तक ये सही कदम है, और इससे शिक्षा व्यवस्था पर, चाहे वो यूजी शिक्षा हो या पीजी शिक्षा हो, और प्राइमरी स्कूल की शिक्षा तो हमारे यहाँ शुरू से ही गड़बड़ थी, और कितना ज़्यादा इस पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, कोविड-19 का प्रभाव शिवम सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पे नहीं पड़ा है, यह सभी सेक्टरों को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। और थैंक्स गॉड कि अभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने देश को कोविड-19 फ्री बता दिया है, और जो वर्क फ्रॉम होम था उसको ख़त्म कर दिया, मास्क फ्री होने की बात कर दी। लेकिन भारत में भी होगा। जहाँ तक शिक्षा पर निगेटिव इफ़ेक्ट की बात है, देखिए यहाँ पे हम यह नहीं कह सकते हैं कि संगठनात्मक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था अभी पीछे है। हमारे यहाँ क्या है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, और यही कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं निगेटिविटी में ले जाता है हम लोगों को। अगर हम किसी टीचर पे या किसी कोचिंग संचालन पे या किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय पे अपने शिक्षा को थोप दें तो ये काम नहीं होने वाला है। शिक्षा एक स्वतः व्यवस्था है। अगर स्टूडेंट्स चाह जाए तो प्रिकॉशन के साथ डिमांड कर सकता है कि मेरे विद्यालय खोले जाएं, ऑनलाइन को पुख्ता बनाया जाए।
जब आपदा में अवसर की बात आती है तो सबसे पहले युवाओं को आगे आना चाहिए, है ना? हम मानते हैं कि नर्सरी से 5-6 तक बच्चे स्वतः कुछ नहीं कर सकते हैं। 7th के बाद तो रिमोट सेंस से बाहर आते हैं लोग। वो अपने स्तर से डिमांड कर सकते थे कि हमारा विद्यालय प्रोटोकॉल के साथ खोला जाए। विद्यालय में फ़ील्ड्स है, विद्यालय में बहुत सारे कमरे होते हैं। अगर मान लीजिए कि अल्टरनेट ही पढ़ाई होती, अगर मान लीजिए कि जो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, जो प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं, अगर उसी कॉन्सेप्ट के साथ अगर विद्यालय खोले जाते तो इट विल बी बेटर फॉर अस। लेकिन हमारे देश में बहुत सारी बातें नहीं होती हैं, काम की बातें नहीं होती हैं। इस पर मुझे नहीं कहना है क्योंकि मैं एक राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार की ज़रूरत है। मैं यह मानता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था अभी भी 1869 में है। अभी हम 2022 में हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था 1869 में है। बहुत पीछे हैं हम लोग। अभी एक वीडियो हम भैया के लेके और बनाएंगे, अभी कुछ और मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कब आप एक नौकरशाही ब्यूरोक्रेट्स के एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं तो समाज में क्या हो रहा है हम उस पर भी बात करेंगे। और एक हम ये भी आगाह करेंगे, फिर कभी हमको इसके लिए और समय दिया जाए कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, या बहुत सारे शिक्षक बता भी रहे हैं, पर आपके माध्यम से भी जानना चाहेंगे कि प्रीलिम्स की कैसे तैयारी करें। अभी कुछ और विषय पे बात करते हैं। अभी विश्व के स्तर पे हम बात करें तो वैक्सीनेशन हेजिटेंसी का मामला आ रहा है। विश्व के 2 बड़े देश रसिया और अमेरिका, जहाँ पे 21% और 20% लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लेने के पक्ष में नहीं है। उसके पीछे सबकी अपनी थ्योरी है। इस पे हमने एक वीडियो भी बनाया था कि कुछ को लगता है ये सेफ़ नहीं है, कुछ धार्मिक आस्थाओं से जोड़ रहे हैं, कुछ को लगता है ये सरकार उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ठीक है, और इसके काफ़ी प्रभाव पड़ेंगे अगर वो नहीं लेंगे। तो इस पर क्या कहेंगे? ये दोनों देश इतने बड़े हैं, हर कुछ से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से भी मजबूत है, फिर भी अपने लोगों को क्यों नहीं एडुकेट कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि वैक्सीनेशन जो है एक स्पॉन्टेनियस स्तर पे कोई कार्यक्रम नहीं है कि आप स्वयंभू कुछ कार्यक्रम चला दिए और लोग आते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे। वैक्सीनेशन एक प्रिकॉटिव कार्यक्रम है। अगर कोई फलाना व्यक्ति को डर है कोविड-19 होने का, तो अगर फ्री में सरकार वैक्सीन दे रही है तो प्रिकॉशन के लिए उनको लेना चाहिए। लेकिन आपने अभी कुछ दिन पहले असम के मुख्यमंत्री जी का एक स्पीच सुना होगा। उन्होंने कहा कि हम किसी को मजबूर ऑब्लाइज नहीं कर सकते हैं कि वो वैक्सीनेशन ले। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस का मामला होना चाहिए। देखिए, फ्रीडम चॉइस का मामला बहुत सारा है हमारे देश में। वैक्सीनेशन कोई फ्रीडम चॉइस का मामला नहीं है। देखिए, अगर हमारे देश में कुछ फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल ड्यूटी भी है। अगर आप मानते हैं कि अगर आपको मार्केट जाने से कोरोना हो सकता है, तो बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि कोरोना के वाहक जो आप घूम रहे हैं, वो भी हैं। जैसे हम कभी एग्जाम्पल के लिए मार्केट जाते हैं, तो घर आते हैं, तो कहते हैं, "पैर हाथ धो लो, सैनिटाइज़र छींटो तब अंदर आओ।" और पता नहीं है कि वैक्सीनेटेड अगर आप नहीं हैं, तो अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप भी किसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो सबसे पहले समझना होगा हमारे देश में, जो लोग नहीं समझ रहे हैं। और वैक्सीनेटेड होना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है, क्योंकि अगर हम वैक्सीनेटेड हैं तो इम्यूनिटी हमारी बढ़ गई और हम कैरियर न बनेंगे कम से कम। मतलब इसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस का मामला नहीं होना चाहिए, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ चॉइस का मामला हमारे देश में नियत करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। कमलेश कुमार की छोटी चीज़ है, ठीक है। और जहाँ तक बात है वैक्सीनेटेड होने का, तो ये हमारा ड्यूटी है। हमने वैक्सीनेटेड अपने आप को कर लिया है और शायद आई एम इंस्पायरिंग यू कि अगर आप नहीं हैं तो आप भी करवा लें। एक अभी ग्लोबल लेवल पर मामला चल रहा है क्लाइमेट चेंज का, और इस पर हम बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट्री भी बनाने वाले हैं। और ये बहुत ही सीरियस मामला है जिसको कोई नहीं ध्यान दे रहा है। अभी इंडोनेशिया की जो राजधानी थी जकार्ता, वो अभी शिफ्ट कर रहे हैं, नुसंतारा में लेके जा रहे हैं। इस पर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। और इसका मुख्य वजह क्लाइमेट चेंज है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर 3 डिग्री सेल्सियस अगर क्लाइमेट बढ़ गया तो पूरी दुनिया जलमग्न हो सकती है और कुछ एरिया डिजर्टिफिकेशन में बदल सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के लिए आप तो काफ़ी सादा जीवन व्यतीत करते हैं, मैंने देखा है, मैं इस बात का साक्षी हूँ कि आपका जीवन काफ़ी सादा है और ऐसा ही होना चाहिए। कोई ना गाड़ी आप इस्तेमाल कर सकें, जबकि आप सब कुछ में सक्षम भी है ठीक ठाक, तो बहुत सारा आप पैदल चलना इस्तेमाल करते हैं और उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज पे आप क्या बोलेंगे? आज के लोग एसी चला रहे हैं, गाड़ियाँ लेना उनके जीवन में एक स्टैंडर्ड को शो करता है कि हम गाड़ियाँ से चल रहे हैं, वैसे जगह खाना खा रहे हैं जहाँ 5 स्टार टाइप हो। तो इसको लेके आप क्या बोलेंगे? क्लाइमेट चेंज के प्रति कमलेश भैया या कमलेश सिंह कैसे सोचते हैं? देखिए शिवम, सबसे पहले तो इस वर्जना से निकलिए कि पर्यावरण संरक्षण करना और उसको
ठीक कर देना ये सरकार का काम है। आप स्टॉकहोम से रियो डी जेनेरियो आ गए, कोपेनहेगन तक पहुंच गए हम लोग, और अब हम लोग ब्रिक्स पर थोपते हैं, कभी जो है यूएनओ पे थोपते हैं, कभी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम पे, कभी जो है हम कॉप पे थोपते हैं। देखिए, हमारे देश में हमारे विश्व में 7 अरब से ज़्यादा लोग हैं, जी जी लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या 7 अरब लोगों को उनकी ड्यूटी नहीं है पर्यावरण संरक्षण की? जी जी ये कॉन्स्पिरेसी है इंटरनेशनल। 10 लोग आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, बैठ के चले जाते हैं, बात करके चले जाते हैं। 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे ये राजधानी चली जाएगी, वो डूब जाएगी, ये आज से हम लोग सुन रहे हैं। जी जी लेकिन मजबूत तौर पे क्या किया गया है? मुझे एक बात मुझे बताइए, यूएनईपी के जितने प्रोग्राम बने हैं, वो कहाँ तक पहुँचे हैं? कागजों तक। देखिए, घूमना फिरना पर्यावरण संरक्षण का जो है पैमाना नहीं हो सकता है। शिवम कुमार के अपनी ड्यूटीज़ हैं, हमारे अपने ड्यूटीज़ हैं, जो कैमरा के पीछे लोग खड़े हैं उनके अपने ड्यूटी हैं, जो आस पड़ोस में हैं उनके अपने ड्यूटी हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक पर्यावरण संरक्षण नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो दिल्ली की यमुना नदी अभी तक साफ़ हो जाती। हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहले तो नॉर्मल स्तर। सबसे पहले तो अपने जीवन स्तर को बदलना चाहिए। मनुष्य को आर्थिक प्राणी जो हो गया है उसको सामाजिक प्राणी होना चाहिए। अगर हम एयर कंडीशन्ड अपने आप को फील करेंगे और हम यह कंपटीशन में जिएंगे कि सामने वाले को एयर कंडीशन हो गया और हमको भी होना चाहिए क्योंकि हमारा लाइफ बहुत रिफॉर्म हो जाएगा, ये नहीं है। हमारे पूर्वजों ने एयर कंडीशन के लिए हमें नहीं बनाया है। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो धूल धक कर खाना पड़ेगा, गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। जीवन स्तर बदलना यह होता है। अगर हम पसीना से डर जाएंगे, गर्मी से डर जाएंगे, तो फिर तो ये होगा ही होगा। अभी एक मुद्दा काफ़ी चरम पर, हम लोग भी इसकी कैंपेनिंग कर रहे हैं। एनटीपीसी का मुद्दा है जिसमें छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, उनको ऐसा लगता है, कई शिक्षकों को लगता है, देश भर की तमाम शिक्षक लगभग इससे मतलब संतुष्ट नहीं है। हमने भी इसका मुद्दा उठाया था, मुद्दा #NTPC करके। इसलिए हम अपने सभी गेस्ट से ये पूछते हैं, क्या लगता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को अपनी नोटिफिकेशन में इम्प्रूव करना चाहिए, या उनका कहना है कि आप इससे अवगत भी होंगे भली भांति कि उनका कहना है कि हमने अब सारे कुछ हमने अपने नोटिफिकेशन में दे दिया था। तो इस पे आप क्या करेंगे, कैसे छात्रों को सपोर्ट करेंगे? देखिए शिवम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एनटीपीसी का मुद्दा जो है देश के लेवल पे उठाया है अपने चैनल के माध्यम से, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ रेलवे की बात नहीं है, देश में बिहार से लेके राजस्थान, मध्य प्रदेश जो भी एग्ज़ाम होते हैं, या केंद्रीय स्तर का एग्ज़ाम हो या राज्य स्तर का एग्ज़ाम हो, सब में गड़बड़ झाला है। फ्रॉम नोटिफिकेशन से लेकर एडवर्टाइजमेंट से लेकर के रिजल्ट तक डिस्क्रिमिनेशन होता है। नोटिफाइड डिस्क्रिमिनेशन हो, अननोटिफाइड हो, इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। आप प्रत्येक जोन वे में अलग अलग बात करेंगे, अलग अलग सोचे रखेंगे, अलग अलग थॉट्स रखेंगे। एग्ज़ाम में ये सब नहीं चलना चाहिए। अगर बेंगलोर रीजन, चेन्नई रीजन का स्टूडेंट कुछ और करता है, नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, कुछ और कर देते हैं। देखिए, एग्ज़ाम दे दिया लड़का, आप अपने स्तर से उसके बाद बढ़ा घटा देते हैं। कौन पैमाना होता है, कौन सी नीति के अनुसार आपने किया, पॉलिसी भी तो पैरामीटर पे चेक होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है। तो काफ़ी बड़े स्तर पर इसके अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें सुधार होगा। हम जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पे फिर आना चाहेंगे। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इसका तो मैं साक्षी हूँ ही। और भी जो छात्र है जो आपको नहीं जानते, क्योंकि कहीं तो आपकी मीडिया एडवर्टाइजिंग या कुछ तो आती नहीं है, आप पब्लिश करते नहीं हैं, ठीक है। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे पास प्रचार करने के उसके लिए पास माँ सरस्वती का वरदान हो, मैं मानता हूँ वो कभी गरीब नहीं हो सकता। उसके पास दुनिया की तमाम दौलत है। मैंने पहले ही कहा ना कि मनुष्य सब आर्थिक प्राणी हो गया है। आप सामाजिक रहेंगे तो आप काउंट नहीं होंगे, और इसके लिए मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरों के काम आऊँ, और आई एम वेरी सेटिस्फाइड फॉर इट। और जो छात्र जिनके पास ये साधन नहीं है कि वो कहाँ से मोटिवेशन ले, क्योंकि अब अगर आप यूट्यूब पे खोलने जाएंगे ना, तो आप मोटिवेशन के जगह मुझे लगता है आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। इतने सारे हर लोग अपने अपने हिसाब से गाइड करते हैं, और वो मोटिवेशन की जगह डिस्टर्बेंस मुझे नज़र ज़्यादा आता है, ठीक है। तो जो छात्र आपसे और गाइड लेना चाहते हो, कैसे वो आपको अप्रोच कर सके?
देखिए स्टूडेंट्स ऑलवेज जो है वो चेन हो जाता है खुद। अगर आपने नेटवर्किंग कंपनी के बारे में सुना होगा, ऐसे वो बिजनेस के लिए है। लेकिन मैं किसी स्टूडेंट को जब गाइड करता हूँ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुरु दक्षिणा यही है कि आपकी नज़र में कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट मिले तो मेरे पास भेज दीजिए। और आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि आपने किसी को बोला वो आ गया, मैं उनको गाइड कर दिया। फिर वो किसी को बोला, मैंने उसको गाइड कर दिया। लेकिन कोई एडवर्टाइज़मेंट की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि है। जब भी मैं एडिट करता हूँ किसी बुक को या राइट करता हूँ किसी बुक को, और कहीं दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, पब्लिकेशंस हैं जो इंडिया लेवल पे लोग जानते हैं मुझे, तो मैं कभी उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि बुक में ना मेरे बारे में ज़्यादा कुछ मत छापिए। आपने किरण पब्लिकेशन या आरोही पब्लिकेशन का नाम सुना होगा। तो मैं कभी भी उनमें काम करता हूँ या बुक लिखता हूँ, तो मैं सबसे पहले प्रे करता हूँ कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा हाइड कर दीजिए, क्योंकि मुझे इसमें नहीं जाना है। जब एक बार आप शिवम पॉपुलर हो जाएंगे ना, तो जो ओरिजिनलिटी है आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं अभी उस पैरामीटर पे अपने आप को नहीं आंक रहा हूँ, है ना। जब मैं अपने जीवन को उत्तरार्ध में जाऊँगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे वो मिल जाएगा। अभी काम करना है। कुछ कुछ किताबों का नाम हमारे दर्शक जान सकते हैं अगर? जी, जी। अभी आरोही प्रकाशन की बुक 2019 में निकली थी, जस्ट कोरोना के पहले। आई थिंक फर्स्ट लॉकडाउन के समय, स्वतंत्रता के बाद भारत। आप आरोही पब्लिकेशन अमेज़न पे मिल जाएगा आपको। उसके अलावा आरोही पब्लिकेशन की एथिक्स की बुक है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा कई जैसे निर्माण आईएएस की पॉलिटी की बुक है, वो बहुत राजस्थान में बिकी, अभी मिल जाएगी आपको मुखर्जी नगर में। अभी कुछ दिन पहले मैंने किरण से प्रभार लिया है। किरण पब्लिकेशन के बुक को मैं रीड कर रहा हूँ। इसके साथ बहुत सारे बुक हैं जो अभी काम ही कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पॉपुलैरिटी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम करूँगा। आपको अगर फ़ायदा हो रहा है, आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले मुझे बताइए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर इसमें कोई बिज़नेस की बात नहीं है, जी, जी। तो वहीं पे मेरा मामला ख़त्म हो जाता है, ठीक है? हाँ, व्यापार और शिक्षा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जी, जी। तो ये थे कमलेश भैया उर्फ कमलेश सिंह। कई एग्ज़ाम को इन्होंने निकाला है। एक लेक्चरर है, एडिटर है, राइटर है और सबसे बड़ी बात कहें तो एक पथ प्रदर्शक है। बच्चों को गाइड करते हैं। हमारे जैसे सैकड़ों युवाओं को, हज़ारों युवाओं को ये गाइड कर चुके हैं और आज भी इनकी एक मुहिम समाज में छिड़ी हुई है और वो हिडन तरीके से अपना काम कर रहे हैं। साधारण तरीके से जीवन जीते हैं पर व्यक्ति बहुत ही असाधारण है। जब भी आप इनसे कभी बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो, जल्दी किसी को मिलता नहीं है हालाँकि, तो आप देखेंगे तब आपको खुद ही महसूस होगा। ऐसा नहीं है, लोग मिलते हैं मुझसे। मैंने देखा है कि कई लोग काफ़ी डरते भी हैं अगर कुछ उन्होंने वैसा किया है या फिर तो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैं एक ओपन बुक हूँ। हाँ, थोड़ी-सी समस्या है कि मैं थोड़ा बनावटीपन में मैं यकीन नहीं रखता हूँ। तो संघर्ष और सफलता की कहानी में आज यहीं तक। फिर बात होगी दूसरे एपिसोड में। किन्हीं और व्यक्ति के संघर्षों का हम जानेंगे और आप तक लेकर आएंगे और सीधे आप तक ये मुहिम छेड़ता रहेगा। लोगों को ये हमारी पत्रकारिता का माध्यम लोगों को अंदर से मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है और एक सच्ची न्यूज़ आप तक पहुंचाना है। धन्यवाद।